वन कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी अब क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आई हूं, तो जिसके अंदर मैंने आपके साथ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द फ्रेंड एंड फो, और आज मैं आपके लिए उसी सीरीज में लेकर आई हूं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर की जो वेटेज है ये अराउंड 5 मार्क्स की है, तो इस चैप्टर को हमें बहुत ही डिटेल में करना है। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत ईजी है, अगर किसी के कंसेप्ट क्लियर हैं तो उसको इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि लर्निंग पार्ट इस चैप्टर में बहुत ही कम है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, गिव रीजन टाइप्स आएंगे, हॉट्स क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो चैप्टर है बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है, इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही स्कोरिंग होने वाले हैं। तो मैं आपके साथ एक क्विक रिवीजन में ही ये चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले फोर्स क्या है। अगर हम कोई पुश या पुल लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट को हमने धक्का दिया या हमने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ को खींचा, तो हमने जो मस्कुलर वर्क किया उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स। तो फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और अ पुल व्हेन एन इंट्रैक्शन अकर। जब भी हमारा उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई इंट्रैक्शन होगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो पुश करेंगे हम या पुल करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स। फोर्स की वजह से हो क्या क्या सकता है। फोर्स की वजह से आप चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कर सकते हैं, यानी कि अगर एक बॉल जो है वो आपकी तरफ आ रही है और आपने उसको किक किया तो आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अगर आपने उसको होल्ड कर लिया तो आपने उसको रोक दिया। यानी कि आपने एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को या तो आप रोक सकते हैं, यानी कि या फिर आप एक, अगर टेबल है, अगर आप उसे पुश करेंगे तो जो टेबल है वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों ही चीजों में क्या कर रहे हैं, आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आप उसको मोशन में नहीं ला सकते तो कई बार आप उसकी शेप चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आपने डो लिया हुआ है या आपके पास क्ले है, तो क्ले पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिससे आप फोर्स लगा रहे हो बट उसको जो फोर्स लगानी है टू मूव वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप उसको डीफॉर्म कर देते हैं, यानी कि आप उसकी शेप साइज को ही खराब कर देते हैं या वो आपसे टूट जाएगी। तो दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फैक्टर्स एसोसिएटेड विद फोर्स, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट की या तो शेप चेंज हो रही है या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है या उसका साइज चेंज हो रहा है, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके मास पे। एंड नंबर 2, वैल्यू ऑफ चेंज इन स्पीड। अब अगर मेरी तरफ एक कार और एक ट्रक आ रहे हैं तो कार को रोकने में जो मेरी जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, बिकॉज कार का जो मास है वो कम है। और अगर मैं बात करूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का ही मास सेम है, दो कार आ रही है सेम कंपनी की, तो दोनों का ही अगर मास सेम है, तो अगर एक कार जो है वो ज्यादा स्पीड से आ रही है तो उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगी, और अगर एक कार स्लो स्पीड से आ रही है तो उसको रोकने में कम फोर्स लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द फोर्स, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि कितनी आप उसकी स्पीड को चेंज कर पाए वो डिटरमाइन करेगा कि आपने कितनी फोर्स लगाई, और उस मास का, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना मास है वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स तो हम लगाते हैं, बट कुछ फोर्सेस जो होती हैं जिसकी वजह से कोई एक्शन हमें लगता है कि कुछ हुआ, और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल टग ऑफ वॉर से अगर आपको समझाऊं, अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, जैसे कि 400 न्यूटन ही इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए 400 न्यूटन फोर्स इधर से लगे, 400 न्यूटन फोर्स इधर से लगे, तो नेट क्या रिजल्ट होगा कि ये जो बॉक्स है ये नहीं हिलेगा, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और सेम वैल्यू से लग रही हैं। जब दोनों की दोनों फोर्सेस सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और सेम वैल्यू से लगे, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, देयर विल नॉट एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द और द चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो फोर्स है ये कहलाएगी बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के केस में जो नेट इफेक्ट रहेगा वो आपका जीरो रहेगा। और अगर यही टग ऑफ वॉर में अगर एक बच्चा एक तरफ से 400 न्यूटन की फोर्स लगा और एक तरफ से 500 न्यूटन की फोर्स लगाए, तब आप क्या देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 500 न्यूटन, यानी कि जहां पे
फोर्स की वैल्यू ज्यादा थी, उस साइड को ये मूव कर जाएगा। तो नेट इफेक्ट कॉज ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन इज नॉन जीरो, यानी कि उसका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर आएगा। इट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट शेप ओनली। तो जब ऐसी फोर्स लग रही है जिसमें आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, नेट रिजल्ट जो जीरो रह रहा है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप इसकी शेप को ही चेंज कर सकते हैं, आप मोशन को चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स होती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लग रही होती है। बट इस केस में ऑपोजिट में भी हो सकती है और सेम में भी। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को एक बच्चा 200 न्यूटन की फोर्स लगाए और दूसरा 300 न्यूटन की, तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब भी अगर वो बॉडी मूव कर रही है तब भी वो नॉन बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन से लगाएंगे तब भी वो अनबैलेंस्ड फोर्स के कंसीडर में आएगी। तो ये जो आपको 2 मार्क्स में डिफरेंस आता ही आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का। देन आता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेम से हमें क्या पता चल रहा है कि जब दो फोर्सेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर फिजिकल इंटरेक्शन हो रही है तो वो कहलाएगी कॉन्टैक्ट फोर्स, और जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन एब्सेंस है वो कहलाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना है तो जब तक मैं उसे टच नहीं करूंगी जब तक वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकता। बट अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को काफी डिस्टेंस से ही अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फिनोमिना है वो दिखा देते हैं, हमें उन दोनों के पोल्स को टच नहीं करवाना पड़ता। तो कांटेक्ट फोर्स में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि आपका मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स में नो डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जब ये दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आएंगे जो उसके मोशन को अपोज करे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। वो फोर्स जो दूसरे के ऑब्जेक्ट के जो मोशन को अपोज करे, यानी कि ये वो फोर्स है जो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को रोकने का काम करेगी, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है ये हमारे लाइफ के लिए, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से डील करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? द अर्थ अट्रैक्ट्स द एवरी अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी and the every object is attracted by the other object due to the gravitational force। यानी कि इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में कांटेक्ट में ही हो, ये फोर्स हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। अगर हमारे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास पड़े हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगा के खींच ही रहा है, बट हमें वो चीज क्लियरली विजिबल नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स की मैंने अभी आपके साथ बात की। इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? जिसके अंदर जब कोई जैसे कि ग्लास रोड को अगर हम इबोनाइट क्लॉथ से रब करें तो उस पर एक चार्ज एक्वायर हो जाता है। बलून को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करें तो एक चार्ज एक्वायर हो जाता है। अगर हम ड्राई हेयर्स के साथ कॉम्ब को रब करके हम ड्राई पेपर्स को अपनी तरफ को वो कॉम्ब अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि कॉम्ब को हम उसके साथ टच बिल्कुल भी नहीं करवाते। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का, दैट इज फोर्स। अब हम बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर एक बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें से ज्यादा आपको हॉट्स और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। व्हाट इज थ्रस्ट? जब भी एक फोर्स परपेंडिकुलरली, यानी कि अगर एक फोर्स ग्राउंड के अगर परपेंडिकुलर पे एक्ट करेगी तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो चाहे वो परपेंडिकुलर अपवर्ड हो। अपवर्ड जो फोर्स होती है उसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं, वो आप हायर क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नीचे को जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यानी कि द फोर्स विच एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? P इज इक्वल टू F अपॉन A। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें
तो प्रेशर और एरिया का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, जितना ज्यादा एरिया प्रेशर उतना ज्यादा कम, जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज्यादा। जिसको मैं अगर आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊं तो जैसे कि अगर हम कहें कि सैंड वाला एक एरिया है, जैसे एक सैंडी एरिया, आप बीच पे गए हैं तो बीच पे अगर आप खड़े होंगे तो आपके जो पैर हैं वो ज्यादा जमीन में धंस जाएंगे, बीच की जो जमीन होगी वो ज्यादा धंस जाएगी। बट अगर आप उस एरिया में लेट जाएं तो आप देखेंगे वो जो मिट्टी है वो कम धंसेगी। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जब हम लेटे तो हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट था वो बढ़ गया। तो जितना ज्यादा एरिया प्रेशर उतना ही ज्यादा कम। इसकी वजह से एक कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके पेपर में गिव रीजन की फॉर्म में आती है। व्हाई इट इज इजी टू कट विद अ शार्प नाइफ, ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नॉट इजी टू कट विद अ ब्लंट नाइफ। तो एक्सप्लेनेशन क्या रहती है, शार्प नाइफ का जो शार्प एरिया होगा वो कम होगा, एरिया लेस तो प्रेशर कम लगेगा और कटिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। नंबर 2, नेल्स, पिन्स एक्सेट्रा हैव द पॉइंटेड एंड्स, इनके एंड्स पॉइंटेड होंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, कम, एरिया कम तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा और इजिली जो है जो हम काम करना चाहते हैं वो इजिली हो जाएगा। देन बसेस एंड ट्रक्स हैव डबल व्हील्स ऑन रियर साइड, व्हाइल दे हैव डबल व्हील्स, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है, एरिया जो है वो ज्यादा करके ग्राउंड पे यानी कि जो सड़क है उस पे जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा और जिसकी वजह से सड़क को नुकसान कम होगा। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन द वुडन स्लीपर, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं आपने कभी देखा हो तो उसके नीचे वुडन के पीसेस होते हैं, वुडन के स्लीपर्स होते हैं, जो ट्रैक होते हैं वो इसलिए बिछाए जाते हैं क्योंकि रेलवे का जो भार है वो बहुत ज्यादा है, तो रेलवे जो ग्राउंड पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो बहुत ज्यादा है। तो व्हील तो बहुत छोटे हैं तो नीचे से उसका एरिया बढ़ा देंगे, एरिया जितना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि प्रेशर जो है वो कम लगेगा। देन टैंक्स हैव द कैटरपिलर ट्रैक, जो आपने देखा है जो आर्मी के जो टैंक्स होते हैं उन वो बहुत ही ज्यादा उनमें वेट होता है, वेट ज्यादा होने की वजह से वो प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे ग्राउंड पे, तो हम वो मतलब ये लगा लो कि सड़क टूट भी सकती है उनसे, तो इसीलिए, और उनको कहीं भी किसी भी तरीके सरफेस पे चलना पड़ सकता है, उनको रेत में भी चलना पड़ सकता है, तो इसी वजह से उनको कैटरपिलर ट्रैक दिए जाते हैं ताकि वो कैटरपिलर जो ट्रैक होगा उस पे इजिली वो चल पाएगा और एरिया ऑन द ग्राउंड विल बी लेस, एरिया कम होगा क्योंकि प्रेशर उसका बहुत ज्यादा है। इन एप्लीकेशंस में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा तो ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। देन प्रेशर जो है वो सिर्फ सॉलिड ही अप्लाई नहीं करते, प्रेशर जो है लिक्विड भी अप्लाई करते हैं, प्रेशर जो है गैसेस भी अप्लाई करते हैं। लिक्विड और गैसेस के प्रेशर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर। The pressure exerted by liquid and gases is called the fluid pressure because they are called fluid. Why they are called fluid? Because they can flow. तो liquid और gases flow कर सकती हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, fluid pressure। अब जो liquid pressure है, लिक्विड का जो प्रेशर है दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड, यानी कि अगर हमने एक कंटेनर के अंदर एक लिक्विड को रखा हुआ है तो वो लिक्विड जो है हर एंड पे प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा एंड नहीं होगा जहां पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा होगा, तो हर एंड पे, यहाँ पे भी, इस वॉल पे भी, उस वॉल पे भी, ऊपर की साइड भी, नीचे की साइड पे भी, तो हर जगह वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड प्रेशर, बिकॉज सॉलिड का एक वेट होता है, इसीलिए जो प्रेशर सारा का सारा बेस पे आ जाएगा और उसको हम अलग तरीके से स्टडी करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जितना ज्यादा हाइट होगा, यानी कि अगर मैंने ये बीकर इतना सा लिया है और अगर मैं बीकर छोटा ले लूं तो जितना ज्यादा हाइट होगी कॉलम की उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर। देन प्रेशर इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, यानी कि अगर आपके पास, आपको एक एक्टिविटी के थ्रू भी ये कर सकते हैं कि आपने एक वाटर बॉटल ली, वाटर बॉटल में आपने होल्स कर दिए और होल करने के बाद उसको आपने टेप लगा देनी है, टेप लगा के उसके अंदर आप पानी को फिल कीजिए, पानी फिल कर करके कैप को बंद कर दीजिए, फिर आप उस जो आपने होल किया था उसको अनकवर कीजिए। आप यहां से क्या देखेंगे कि जो आपका, यहां से आप कैप भी रिमूव कर दीजिए, यहां से जो लिक्विड एक्सर्ट हो रहा है वो कुछ ज्यादा दूर पे जा रहा है और यहां से जो एक्सर्ट हो रहा है वो पास ही गिर रहा है, यानी कि जितनी ज्यादा हाइट होगी
उतना ही उसका जो प्रेशर है वो उतना ही वो कम कर देगा, बट जितनी वो नीचे होगा वो उतनी ही दूर जा रहा होगा। ठीक है। देन थर्ड क्या कहता है कि अगर आपने सेम हाइट पे दो आप होल्स कर दें, सेम हाइट पे, अगर इसी हाइट पे मैं इस साइड से देखूं तो इस साइड पे भी सेम ही वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, इस साइड से देखें तो इस साइड पे भी सेम ही उसका प्रेशर होगा। यानी कि द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड इज सेम एट अ गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल। जितना आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर आप देखें तो उसका जो प्रेशर होगा वो सेम ही होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे ये आप एक्टिविटीज के थ्रू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक्टिविटी अगर आपके साथ दोबारा रिपीट करूं, आपने एक बॉटल लेनी है, बॉटल के अंदर आप ऐसे करके यहाँ पे आप जैसे 2 होल्स कर लीजिए, होल के ऊपर आप डॉक्टर टेप लगा लें, उसके बाद आप इसको खोलें, इसके अंदर पानी को फिल करें, पानी फिल करने के बाद आप इसका ढक्कन जो है वो बंद कर दें। मैं आपके साथ ये एक्टिविटी शेयर कर दूंगी। और फिर आपने क्या करना है, आप इसको बॉटल को आराम से सरफेस पे रख दें और उसके बाद बिना पानी को हिलाए आप आराम से उस टेप को रिमूव कर दिए। सबसे पहला जो हैरान करने वाली बात होगी कि आपके यहाँ से होल जो है एक्सपोज हो जाएगा बट पानी नहीं गिरेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमें दे रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये पूरी तरह से इस बॉटल में फिल था, एयर नहीं थी। अब ये गिरेगा कब? जब बाहर से एयर उस पर प्रेशर लगाएगी। अब आपने जैसे ही उसको आप ढक्कन को खोलेंगे, आप क्या देखेंगे, जो लिक्विड है यानी कि जो पानी था वो गिरने लगेगा। अब आपने एक होल जो किया वो थोड़ा नीचे किया और दूसरा होल थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली लेवल पे उससे ऊपर किया। आप क्या देखेंगे, जो नीचे वाला होल होगा उससे जो पानी है वो दूर गिर रहा होगा और जो ऊपर वाला है उससे वो पास ही गिर रहा होगा। तो दिस इज द एक्टिविटी टू शो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स। अब ऐसे ही एयर भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है। पहले आता है कि एयर यानी कि एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड अस। जो हमारे आसपास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एयर है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, the pressure exerted by the air on everything, on all object is called the atmospheric pressure। जो प्रेशर, जो weight of huge mass of air exert कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइफ सेविंग गैसेस मिलती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे हमारे आसपास ये इतना ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये हम पे इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, देन व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील इट? हमें ये फील क्यों नहीं होता? कभी हमने ऐसा फील क्यों नहीं किया कि कोई एयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कि जो हमारे ऊपर ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील इट? बिकॉज जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स है, जो हमारे ब्लड है, लिम्फ है, उनका भी एक प्रेशर है। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर। तो वो जो प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नलिफाई कर देता है, जिसकी वजह से हमें उसका इफेक्ट फील नहीं होता। यानी कि बॉडी के अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, बॉडी के बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, तो दोनों जो प्रेशर हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू फील इट। बट हम फील कब करते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? जब हम ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि हाई अल्टीट्यूड में जाएं, पहाड़ों की तरफ जाएं, या फिर हम सी लेवल में जाएं, समुद्र में जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऊपर की तरफ पे जा रहे हैं तो हाइट ऑफ वाटर जो एयर है वो डिक्रीज कर रही है, यानी कि ऊपर एयर का ब्लैंकेट नहीं है। ऊपर जाते जाते एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। तो एयर की डेंसिटी कम होती जा रही है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बट बाहर से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा। तो व्हाट हैपन, समटाइम्स कई लोगों को देखा जाता है कि वहां पे जाके उन्हें नोज ब्लीडिंग, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज हमारे बॉडी फ्लूइड्स तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, बस उसको कोई काउंटर एक्ट करने वाला नहीं है। तो वहां पे जाके बहुत सारे लोगों को नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जब हम
समुद्र में जाएं, यानी कि अगर हम सी डाइविंग के लिए जाएं तो आपने देखा होगा वो सी डाइवर्स अपने साथ एक गैस का वो चैम्बर लेके जाते हैं कि जिससे कि वो प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। अब नीचे जितना जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर, वही तो बात होगी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा तभी तो वो उतनी दूर जाके वो फ्लूइड गिर रहा है, तो वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि हमारी बॉडी क्रश हो सकती है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि हमारी बॉडी क्रश हो जाती है। इसीलिए वो अपने साथ एक गैसेस लेके जाते हैं कि अपने आप को वो प्रिवेंट कर सके उस क्रशिंग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ यूजेस हैं। वी आर एबल टू ड्रिंक थ्रू द स्ट्रॉ। जब हम स्ट्रॉ से कोई चीज पी रहे होते हैं तो जब हम सक करते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रॉ की एयर को सक कर लेते हैं, और क्योंकि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसी वजह से जो फ्लूइड है वो भी अपटेक हो जाएगा। हम जो सिरिंजेस में हम फ्लूइड को अपटेक करते हैं, डॉक्टर जो सिरिंज में इंजेक्शन लगाने के लिए भरते हैं, तो वो भी उसी की वजह से हो जाता है। एंड जो रबर सकर्स हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। रबर सकर को जब भी हम कहीं पे वुडन सरफेस पे लगाने की कोशिश करते हैं या हम वॉल्स पे लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जो अंदर की एयर है वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी, तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और वो वहां पर ही चिपकी रहेगी। तो ये हमारा चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज आप मेरे से जरूर पूछिए, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगी। आप बस मुझे एक मैसेज कीजिए। और नेक्स्ट आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए, और आप कैसा फील कर रहे हैं वीडियोस को देख के ये भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।